गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने देखा था जो परिसंचरण तंत्र है उसमें जो हमारी रक्त कणिकाएं हैं उनके प्रकार से उनके जो प्रकार थे वो देख रहे थे। 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आरबीसी, 2 नंबर डब्ल्यूबीसी, तो 3 नंबर प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार की जो हमारा रक्त है उसमें रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। अब हम इसमें जो पहले प्रकार की रक्त कणिका है वो पढ़ते हैं, कौन सी? आरबीसी। तो आरबीसी के पहले तो ये देखते हैं कि जो आरबीसी है उसको और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, आरबीसी के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो वो देखो, इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिका, इसको लाल रुधिर कणिका भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका दूसरा नाम है वो है, इसको रक्ताणु भी कहते हैं, रक्ताणु भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम एक और है इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसको इरिथ्रोसाइट भी से कहते हैं। ये तो है आरबीसी के नाम। आरबीसी को लाल रुधिर कणिका कहते हैं, रक्ताणु और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है वो क्या है, कुल रक्त कणिकाओं का, कुल रक्त कणिकाओं का, कुल रक्त कणिकाओं का कितना परसेंट भाग होती है? 99% भाग। कुल रक्त जो कणिकाएं हैं उनका कितना भाग होती है? 99% भाग होती है। तो सबसे ज्यादा आरबीसी ही पाई जाती है। कुल रक्त कणिकाओं का कितना भाग बताया गया है? 99% भाग होती हैं। उसके बाद में बताया गया इसमें कि आरबीसी का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो लिखेंगे आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। फिर आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। तो जो आरबीसी का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है? तो आरबीसी का निर्माण देखें हम, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण, तो आरबीसी का जो निर्माण है वो देखो, एक तो होता है भ्रूण में और एक होता है वयस्क में। भ्रूण में और एक है वयस्क में, भ्रूण में और वयस्क में। तो जो भ्रूण है उसमें तो आरबीसी बनती है किसमें? प्लीहा में और यकृत। इसमें बनती है यकृत में, यकृत में। आरबीसी का निर्माण भ्रूण में किसमें होता है? यकृत में। और वयस्क जो है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है इसमें लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण किससे होता है? लाल अस्थि मज्जा से। और अगर इसको हम ज्यादा गहराई में देखें तो लाल अस्थि मज्जा के भी उत्तक होता है कौन सा? हीमोपोएटिक, हीमोपोएटिक उत्तक से। लाल अस्थि मज्जा का कौन सा उत्तक? हीमोपोएटिक उत्तक है। उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है किसमें? वयस्क में। तो आरबीसी के बारे में देख रहे हैं हम। उसके बाद में आगे वाली जो आरबीसी की जो विशेषता है वो देखेंगे हम। देखो आगे हम देखते हैं कि ये केंद्रक रहित कणिकाएं होती हैं। ऐसे अलग अलग लाइनों में लिखते जाएंगे। ये केंद्रक रहित कणिकाएं होती है। ये केंद्रक रहित कणिकाएं होती है। जो आरबीसी है वो कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। फिर अगर हम इसका आकार देखें, केंद्रक रहित होती है लेकिन इसमें एक अपवाद है, अपवाद। इसका अपवाद है कौन? ऊंट व लामा।
ऊंट व लाल। इसकी जो आरबीसी होती है उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिर हम इनका आकार देखें तो इनका आकार होता है वृत्ताकार, डिस्क रूपी, उभयाकार। इसका आकार होता है वृत्ताकार, डिस्क रूपी, और एक होता है इसका उभयाकार। उभयाकार इस प्रकार की जो है ये आरबीसी होती है। देखो इसका आकार बताया गया है ये, इसको साथ के साथ लिखते रहना सभी। देखो अब आकार में दे रखे हैं तो इस प्रकार की संरचना हम देखें तो ऐसे जो इसका चित्र है आकार का, और वृत्ताकार भी होती हैं ऐसे डिस्क रूपी, ऐसे वृत्ताकार डिस्क रूपी भी होती हैं। ये इसका आकार होता है। फिर हम इसके बाद में आगे की जो चीज है या आगे हम देखते हैं इसका निर्माण जो है, हमने देखा इसका जो निर्माण है वो किसमें हो रहा है, रावस्ती मज्जा में। तो आरबीसी का जो निर्माण है उसमें कितना समय लगता है, तो वो देखो अगली लाइन में लिखेंगे हम। आरबीसी का जो निर्माण है उसमें 72 घंटे का समय लगता है। आरबीसी के निर्माण में 72 घंटे का समय लगता है। आरबीसी के निर्माण में कितना समय लगता है, 72 घंटे का समय लगता है। फिर उसके बाद में हम आगे देखें कि अगर निर्माण में 72 घंटे का समय लगता है, कोई भी चीज बनती है तो उसके बाद में क्या होगी, नष्ट होगी। तो बनने से लेकर नष्ट होने के बीच का जो समय है वो कहलाता है उसका क्या, जीवन काल। क्या कहलाता है, उसका जीवन काल। तो जीवन काल के बारे में देखें, इंपोर्टेंट चीजें हैं, पूछा जा सकता है इसके निर्माण में कितना समय लगता है, 72 घंटे का। कई एग्जामों में जो जनरल साइंस है उसमें पूछा गया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, और इसके निर्माण होता है 72 घंटे का। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और इसका निर्माण कितना होता है, जो जीवन काल 120 दिन का, निर्माण 72 घंटे का होता है। फिर रोजाना क्या होती है ये रोजाना, अगर हम इनकी संख्या के बारे में देखें तो आरबीसी की जो गणना है वो करने वाला यंत्र कौन सा है, पहले तो वो देखते हैं। आरबीसी की गणना मतलब इसको हम गिनेंगे कितनी आरबीसी पाई जाती है, तो उसके लिए कोई यंत्र होगा, तो उस यंत्र का नाम है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर ये आरबीसी की गणना करने वाला यंत्र है। हीमोसाइटोमीटर है वो आरबीसी की गणना करता है। अब आरबीसी की गणना कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि आरबीसी कितनी संख्या में होती है, वो देखें। तो आरबीसी की संख्या हम देखें, आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या हम अगर नोट करें तो पुरुषों में और महिलाओं में जो आरबीसी की संख्या है वो अलग अलग होती है। पुरुषों में और ये देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग भी है, कुछ में फिक्स ही दे रखी है 55 लाख और कुछ किताबों में अलग अलग है। तो इसमें यहाँ पर दे रखा है कि लगभग, हम लगभग में लिखेंगे तो कितनी होती है, 50 से 55 लाख है, 50 से 55 लाख है प्रति घन मिलीमीटर, मिलीमीटर क्यूब प्रति घन मिलीमीटर। फिर महिलाओं में देखें तो महिलाओं में जो इनकी संख्या है वो पुरुषों की तुलना में कुछ कम होती है। तो महिलाओं में इनकी संख्या होती है कितनी, 45 से 48
लाख प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर। यह होती है किसमें? महिलाओं में आरबीसी की संख्या। तो ये लिखें बात कि आरबीसी जो है वो केंद्रक रहित कणिका होती है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आकार में देखें तो वर्ताकार डिस्क रूपी होता है। आरबीसी का निर्माण वेक्टर घंटे में होता है और इसका जो जीवन काल है आरबीसी का वो 120 दिन का होता है। इसकी जो गणना है आरबीसी की वो की जाती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा और आरबीसी की जो संख्या है वो पुरुषों में होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर और महिलाओं में होती है कितनी? 45 से 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब हम आगे देखते हैं आरबीसी के बारे में ही कि जो आरबीसी का रंग है वो कैसा होता है। आरबीसी का रंग कैसा होता है वो देखते हैं। देखो इधर देखेंगे हम कि जो आरबीसी का रंग, आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। किसके कारण आरबीसी का रंग लाल होता है? लाल होता है। आगे लगा के लिखेंगे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है? तो इसमें एक तो क्या होता है? आयरन टेरस जो समूह होता है वो होता है Fe+2, 4 फेरस आयन और 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा बना होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये हीमोग्लोबिन है उसके बारे में देखते हैं। हीमोग्लोबिन सब टॉपिक इसमें डालकर हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन क्या है? एक श्वसन वर्णक है। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है जिसका निर्माण Fe+2 आयन, Fe+2 आयन और प्रोटीन की जो पेप्टाइड श्रृंखला है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, तो इसका निर्माण है फेरस आयन व 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं इसका जो निर्माण है वो फेरस आयन, 4 तो फेरस आयन है। ये जो फेरस आयन है ना वो इसको बोलते हैं फेरस। ये फेरस आयन कितने हैं? 4 ही तो फेरस आयन है और 4 ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं जिनसे मिलकर के क्या बनता है? हीमोग्लोबिन का एक अणु बनता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं द्वारा होता है। लिख लिया। इसके बाद में आगे लिखेंगे हम या आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन जो है उसके बारे में कि हीमोग्लोबिन कैसे गैसों का परिवहन करता है। Hb+O2, Hb क्या है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन प्लस है O2 और ये क्या बन गया हमारे पास? HbO2, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन और मिलकर बनाता है क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन और ये मिलकर के करते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण। अब एक पेप्टाइड जो श्रृंखला है इसमें क्या होता है? एक पेप्टाइड
श्रृंखला, एक पेप्टाइड श्रृंखला O2 के एक अणु का परिवहन करती है, क्योंकि एक अणु का, तो एक पेप्टाइड श्रृंखला ऑक्सीजन कितने अणु का परिवहन कर रही है? एक अणु का। तो हीमोग्लोबिन में कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं? 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं। इसलिए हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो कितनी ऑक्सीजन का परमाणु करेगा? ऑक्सीजन के 4 अणुओं का। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः हीमोग्लोबिन का एक अणु, अतः हीमोग्लोबिन का एक अणु, अतः हीमोग्लोबिन का एक अणु 4O2 मतलब 4 ऑक्सीजन अणुओं का और O2 का परिवहन करता है। परिवहन करता है मतलब हीमोग्लोबिन का एक अणु है वो कितने 4O2 का परिवहन करता है। ये क्या है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में लिख सकते हो 4 ऑक्सीजन के अणु या 8 ऑक्सीजन के परमाणु। देखो ध्यान से देखना इन चीजों को। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन परमाणुओं का, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है। और हमारे ऑप्शन में होता है 4, पहले ही ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में आता है 6, तीसरे ऑप्शन में आता है 1 और चौथे ऑप्शन में आता है 8। तो हमारे को पता है कि ऑक्सीजन 4O2 ये देखा हुआ है, याद है, तो जल्दी से क्या चला जाता है ऑप्शन, पहले ऑप्शन वाला सही। आगे पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में हमने पढ़ा नहीं कि क्या पूछ रहा है, वो परमाणु पूछ रहा है। तो परमाणु कितने होंगे? 8 परमाणु होंगे। ये सही होगा हमारा, ये क्या होगा? करेक्ट। तो ध्यान देना है, अगर परमाणु पूछे तो 8 और अगर ऑक्सीजन के अणु पूछे तो कितने होंगे? 4 अणुओं का क्या करता है? परिवहन करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने योग्य है। और अगर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पूछ ले कि एक पेप्टाइड श्रृंखला है वो कितने ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करती है, तो अणु पूछे तो 1, परमाणु पूछे तो कितने होंगे? 2 परमाणुओं का ये क्या करती है? परिवहन करती है। और अगर ये पूछे कि एक हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है उसमें कितनी पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो आंसर आएगा कितनी? 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं। और अगर ये पूछ ले कितने पैरासाइन होते हैं, तो आंसर आएगा कितने? 4 पैरासाइन होते हैं। यहां से मतलब इस टॉपिक में हर लाइन से हर तरह के प्रश्न बनते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जो भी है, चाहे नीट के एग्जाम हो, पटवारी के एग्जाम हो, जो भी हमारे एग्जाम है उन सब में, और इससे बाहर लगभग जहां तक संभव होगा मैं प्रयास कर रहा हूं, तो ऐसा मैटर तैयार किया गया है आपके लिए कि इससे बाहर रखने की। इस जो टॉपिक है उसमें तो बाहर का लेवल नहीं आएगा, हमारी जो सामान्य जनरल साइंस का टॉपिक है उसमें तो नीट जो भी है, अन्य बड़ी कंपटीशन है उनमें हो सकता है, लेकिन हम जो सामान्य हमारी जो नीट की परीक्षा है, पटवारी परीक्षा है, उनमें तो जो ये बता रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं बचे। लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, इसमें प्रश्न घुमाने वाले बनते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये प्रश्न सही हो गया, लेकिन बाद में उसका आंसर गलत होता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन अलग चाह रहा है और हम उसको अलग समझते हैं। तो ये जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, प्रश्न को देखना और समझना चाहिए कि ये प्रश्न पूछना चाह रहा है क्या। परमाणु पूछ रहा है कि पेप्टाइड श्रृंखला पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, अणु पूछ रहा है, तो अलग अलग उत्तर हो जाते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है ऑक्सीजन, लेकिन परमाणु पूछ लिया तो उत्तर आ गया 8, अगर अणु पूछ लिया तो उत्तर आ गया 4। तो ये चीजें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कितनी होती है, वो देखो। हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? पहले तो मात्रा का हमें पता कैसे चलेगा?
तो उसके लिए एक यंत्र होता है हीमोमीटर। हीमोग्लोबिन की जो गणना है या मापन है, हीमोग्लोबिन है इसका मापन, इसका जो मापन है वो किया जाता है किससे? हीमोमीटर। किससे किया जाता है? हीमोमीटर से। हीमोग्लोबिन का मापन किससे किया जाता है? हीमोमीटर से किया जाता है। अब हीमोमीटर से हमने मापन कर लिया तो इसकी मात्रा देखेंगे। क्या देखेंगे हम? इसकी मात्रा देखेंगे। तो इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। पुरुषों में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन किसमें है, मतलब हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में होता है। किसमें होता है? आरबीसी। तो आपको ये भी पता है कि पुरुषों में आरबीसी ज्यादा है, तो ये भी तय सी बात है कि हीमोग्लोबिन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसका जो मान है वो होता है कितना? 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। कि प्रति 100 ml जो रक्त है यहाँ पर, प्रति 100 ml जो रक्त है उसमें कितना हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों में? 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन महिलाओं में देखेंगे तो इससे कम होगा। महिलाओं में, इसमें देखेंगे हम महिलाओं में, तो महिलाओं में इसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो महिलाओं में इसकी मात्रा कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में ये मात्रा महिलाओं में होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में कितनी होती है और महिलाओं में सामान्यतः कितनी मात्रा पाई जाती है? पुरुषों में होती है 12 से, ये पुरुषों में सॉरी 14 से 16 ग्राम और महिलाओं में होती है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ये होती है इसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये आरबीसी जो है हमारी, जो आरबीसी जो हमारी है, वो जो आरबीसी जो रोजाना की क्या हो रही है? मृत हो रही है। क्या हो रही है? मृत। तो रोजाना की 1% आरबीसी क्या हो जाती है? मृत होती है। आरबीसी रोजाना की कितनी मृत होती है? 1%। देखेंगे रोजाना 1% आरबीसी मृत होती है। रोजाना 1% आरबीसी मृत होती है। अब मृत होती है कोई भी चीज मरता है तो उसका हमें नष्ट करना है, और जिस जगह पर मृत चीज को विघटित किया जाता है, नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम शमशान, कब्रिस्तान, बूचड़खाना। तो यहाँ पर इस मृत आरबीसी का जो कब्रिस्तान या मृत आरबीसी का जो भक्षण है, मृत आरबीसी का भक्षण कौन करता है? प्लीहा। कौन करता है? प्लीहा। मृत आरबीसी का भक्षण कौन करता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है मृत आरबीसी का भक्षण, प्लीहा में होता है। इसलिए जो प्लीहा है, प्लीहा को आरबीसी का क्या क्या नाम देते हैं? देखो, कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, या क्या बोलते हैं? बूचड़खाना। बूचड़खाना, आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं। इसको प्लीहा, इसको प्लीहा। और आरबीसी को ही हमारे जो शरीर का ब्लड बैंक, ये जो प्लीहा को ही, ये प्लीहा के नाम है कब्रिस्तान और बूचड़खाना। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो हमारी कौन प्लीहा है, कौन है? प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? शरीर का ब्लड बैंक। तो प्लीहा को शरीर का क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। ब्लड
बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि जो रक्त आरबीसी बनती हैं उन बनी हुई आरबीसी का ये क्या करता है, संग्रह भी करता है, उसे इकट्ठा भी रखता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक नाम भी दिया गया है। ये इसके बारे में जानकारी हुई हमारी। आरबीसी के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो पूरी हुई। तो एक बार हम दोबारा से देख लेंगे कि जो हमारी आरबीसी हैं उनमें हमने कौन कौन सी जानकारियां पढ़ी हैं, वो देखते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ी कि आरबीसी जो है उनके नाम पढ़े, यानी नाम क्या क्या हैं। तो एक तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रक्ताणु हैं, इरिथ्रोसाइट्स हैं। फिर हमने देखा कि ये कुल रक्त कणिकाओं कितनी होती हैं, 99% आरबीसी होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा कि इनका जो निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो ये आरबीसी है उसका निर्माण होता है भ्रूण अवस्था में तो यकृत में, और वयस्क अवस्था में किसमें होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, या अस्थि मज्जा भी हो सकता है। उसके बाद में हमने देखा कि जो आरबीसी अब केंद्रक रहित होती हैं, अपवाद बताया ऊंट या लामा में। फिर इसका आकार देखा, इसका आकार वर्ताकार है, डिस्क रूपी आकार है इसका, और गोलाकार जिसका आकार है। फिर उसके बाद में हमने देखा इसका निर्माण 72 घंटे में होता है, इसका जीवन काल है वो 120 दिन का होता है। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जो आरबीसी की गणना है वो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। और फिर हमने इसके बाद में देखा कि आरबीसी की जो संख्या देखी वो पुरुषों में होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। महिलाओं में इसकी जो संख्या होती है वो होती है कितनी, 45 से 48 लाख प्रति घन मिलीमीटर। फिर हमने देखा कि आरबीसी का जो रंग है वो किसके कारण लाल होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। फिर हमने देखा कि जो हीमोग्लोबिन हमारा है, क्या हीमोग्लोबिन जो है वो किससे बना है, तो इसमें 4 फेरस आयन होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। फिर देखा हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक होता है, और ये जो क्या करता है, इसकी एक पेप्टाइड श्रृंखला एक ऑक्सीजन के अणु का परिवहन करती है, इसलिए एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, परिवहन करता है। फिर इसके बाद में हमने ये भी देखा 8 परमाणुओं का करता है और 4 अणुओं का परिवहन करता है। फिर इसके बाद में हमने हीमोग्लोबिन की मात्रा देखी, तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml और महिलाओं में कितनी होती है, 12 से 16 ग्राम। गणना किससे, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा किससे मापते हैं, मापन हीमोमीटर से इसका मापन करते हैं। फिर हमने देखा कि रोजाना की 1% आरबीसी क्या होती है, मृत होती हैं। और फिर हमने देखा मृत आरबीसी का भक्षण प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को क्या नाम दिया गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान या बूचड़खाना कहते हैं। फिर हमने कहा कि प्लीहा को ही दूसरा एक और नाम दिया गया है, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि ये है जो बनी हुई आरबीसी हैं उनका क्या करता है, संरक्षण भी करता है, उनको क्या करता है, सुरक्षित रखने का कार्य भी करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी के बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, उसकी सामान्य जानकारी हम कुछ देखते हैं, फिर इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के जो नाम हैं उनके बारे में देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से नाम हैं और इसकी सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर इसके प्रकारों में देखेंगे। तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड सेल नहीं कहते हैं, मैंने आपको कभी बता दिया था, इसको व्हाइट ब्लड सेल कभी भी नहीं कहेंगे, कणिका ही कहेंगे, इसको कोशिका कभी भी नहीं कहते। डब्ल्यूबीसी दूसरी, इसको श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेताणु और ल्यूकोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेताणु, या एक और नाम है इसका ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ये इसके क्या है, नाम है। डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेताणु और ल्यूकोसाइट। इसके बारे में हम सामान्य जानकारी देखते हैं
ये किस प्रकार की होती हैं, इनका आकार कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं वो हम WBC के बारे में क्या देखते हैं कि जो ये WBC है वो केंद्रक युक्त और रंगहीन कणिका होती है। केंद्रक युक्त रंगहीन कणिका होती है। केंद्रक युक्त और रंगहीन कणिका होती है। फिर इसके बाद में हम देखें क्या इनकी संख्या, इनकी जो संख्या है वो संख्या होती है कितनी, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर। देखो एनसीईआरटी में 6000 60,000 भी है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, प्रति घन मिलीमीटर, ये इसकी क्या होती है, संख्या होती है। फिर अगर मानव में हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें, क्या देखें, मानव में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 600 अनुपात 1। 600 आरबीसी होती हैं तब जाकर 1 डब्ल्यूबीसी होती है। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखना है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, 600 अनुपात 1 होता है। इसका हम आकार देखें तो इनका आकार भिन्न भिन्न होता है। इनका जो आकार है वो क्या होता है, भिन्न 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 आकार, लेकिन इनका आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग आकार की ये होती हैं। फिर अगर हम इनका जीवन काल देखें, क्या देखें इनका जीवन काल, तो कितना होता है, 4 से 7 दिन का। कितना होता है, 4 से 7 दिन का। तो लिखें इनका जीवन काल 4 से 7 दिन का होता है। फिर इनका निर्माण देखें तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों में। इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा और लसिका ऊतकों में। तो ये चीज लिखेंगे, इनका निर्माण अस्थि मज्जा व लसिका ऊतकों में, अस्थि मज्जा व लसिका ऊतकों में इसका निर्माण होता है। फिर एक विशेष कि इनमें जो गति पाई जाती है वो अमीबीय गति। तो अमीबीय गति इनका विशेष लक्षण है, इनका विशेष लक्षण। अमीबीय गति क्या बताएंगे, ये इनका विशेष लक्षण बताएंगे। ये अमीबीय गति इनका क्या होता है, आरबीसी का विशेष लक्षण। आरबीसी में कैसी गति पाई जाती है, सॉरी डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी में कैसी गति पाई जाती है, तो कहेंगे हम क्या, अमीबीय गति। फिर ये शरीर में भक्षण करने का कार्य करती है। क्या कार्य करती हैं, ये शरीर में भक्षण का कार्य करती है, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्या है, ये शरीर में क्या करती हैं, भक्षण का कार्य करती हैं। शरीर में भक्षण का कार्य, शरीर में भक्षण का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, शरीर में भक्षण का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें लिखेंगे आगे, इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसलिए इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में जो भी रोगाणु प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं को ये क्या कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, उनका भक्षण कर लेती हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया, हमारा जो शरीर है उसका इन्हें क्या कहा गया है, सैनिक कहा गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी हैं उनका जो प्रकार है वो देखते हैं। तो ये जो डब्ल्यूबीसी हैं वो 2 प्रकार की होती है। तो आगे हम देखते हैं
WBC का प्रकार, क्या देखते हैं, WBC का प्रकार। देखो WBC का प्रकार, तो जो हमारे WBC है उनका प्रकार किस प्रकार से होता है। WBC का प्रकार, तो ये WBC है उनका प्रकार देखें हम, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी, पहली है कणिका में श्वेताणु, कणिका में श्वेताणु, कणिका में श्वेताणु, या इनको बोलते हैं हम ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, इनको हम कहते हैं क्या, ग्रेन्युलोसाइट। और दूसरी है कणिका में, कणिका में, और इसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं, एग्रेनुलोसाइट। ये हमारे WBC का प्रकार हैं। फिर हम देखेंगे कणिका में जो श्वेताणु हैं, इनका जो कोशिका द्रव्य है उनमें कणिकाएं पाई जाती हैं और इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। फिर इनमें जो केंद्रक है वो क्या होता है, बहुरूपी होता है, कई पिंडों से मिलकर बना होता है। और इनका जो केंद्रक है वो क्या होता है, एक रूपी होता है। इनका केंद्रक एक रूपी होता है और एक ही पिंड से मिलकर बना होता है। फिर इनके बारे में देखेंगे तो ये होती है 3 प्रकार की, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और अगर इनके बारे में हम देखेंगे तो ये होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम इनके बारे में, WBC के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगा कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाएगा, अच्छा बताया जाएगा, लेकिन आप सभी क्या करें, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कोई चीज़ आपको सही नहीं आ रही है समझ में, या कुछ छूट रहा है, या इससे भी ज़्यादा और डिटेल में बताया जाए तो आप कमेंट्स करके बताएं। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और आपको सही तरह से समझाया जाएगा। और जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब करें जिससे हमारी लाइव क्लासें आप तक और लंबी क्लासें जारी हो सकें। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।